हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा सेशन है इंडियन ज्योग्राफी का, उसमें हम ले रहे हैं भारत के प्रमुख पठार। तो जो भारत के प्रमुख पठार हैं उनके बारे में मैप में ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे। लाइक एज कच्छ का पठार है, फिर मालवा का पठार है, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, तेलंगाना, दक्कन का पठार। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, फिर इसमें और भी तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पे देखिए, इससे प्रश्न जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों लेवल पे पूछे जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने क्यों कहा, तो ये सेशन के बाद में अभी आप देखेंगे कि इससे प्रश्न इनडायरेक्ट लेवल पे कैसे पूछे जा रहे हैं और डायरेक्ट लेवल पे कैसे पूछे जा रहे हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और दूसरों को भी आप शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड का जो पठार है ये मालवा के पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। तो ये मालवा का पठार है, तो इसके उत्तर पूर्वी भाग में क्या स्थित है, बुंदेलखंड का पठार। और ये पठार जो है कि उत्तर में यमुना मैदान के निकट समाप्त हो जाते हैं। देखिए, बुंदेलखंड में चंबल और यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ का मतलब जो बीहड़ होते हैं, खड्ड का निर्माण करके रखा है, और इससे यहाँ की जो ज़मीन है वो बड़ी मतलब अनुपजाऊ भी है और उबड़ खाबड़ भी है। यह पठार ग्वालियर पठार तथा विंध्याचल श्रेणी के मध्य फैला हुआ है और ये प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच का बना हुआ है। किसका बना हुआ, तो ये प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच का बना हुआ है तथा इस पर सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ग्रेनाइट और बालू के पत्थर टीले और पहाड़ियों के रूप में मिलते हैं। अगर इस पठार की ऊंचाई की बात करेंगे आप, तो ये 300 से लेके 600 मीटर तक का इसकी ऊंचाई है पूरी। कितनी है, 300 से लेके 600 मीटर बुंदेलखंड पठार की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं मालवा का पठार। आप देख रहे हैं ये, तो ये है मालवा का पठार। देखिए, ये पठार जो है ये त्रिभुजाकार आकृति में नर्मदा ताप्ती नदियों व विंध्याचल जो पर्वत है उसके उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। इस पठार पे बेतवा है, नाम आप याद रखिएगा नदियों का। बेतवा, पार्वती, काली, सिंधु, चंबल नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो आगे चल के कहाँ पर मिल जाती हैं, वो यमुना में मिल जाती हैं। इन नदियों के मध्यवर्ती भाग क्या है, उपजाऊ हैं, जिन पर काली मिट्टी का जमाव मिलता है। जाहिर सी बात है, काली मिट्टी का जमाव मिलेगा तो इस वजह से यहाँ पे कपास की खेती काफ़ी अच्छी होगी। देखिए, भोपाल जो है बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। तो भोपाल कहाँ पे, तो बेतवा और पार्वती नदियों के दोआब में अवस्थित है। दोआब का मतलब कि बीच में अवस्थित है। और लावा से निर्मित है ये मालवा के पठार की जो पूरी मिट्टी। तो ये एक संप्राय मैदान सा बन गया है और इस पठार पर उर्मिल मैदान भी मिलते हैं, जिससे कहीं कहीं जो पहाड़ियाँ हैं वो थोड़ी चपटी हो गई हैं। तो ये पूरा डिटेल था मालवा के पठार के बारे में। हमने दो पठार के बारे में डिटेल यहाँ पे देखा, बुंदेलखंड का पठार और मालवा का पठार। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये कच्छ का पठार है। कहीं कहीं पे इसको काठियावाड़ का भी पठार कहते हैं। ये पूरा जो एरिया है ये गुजरात में है और यहाँ पे आपका कच्छ का रण पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पे हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। ये आपका छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये झारखंड राज्य में कहाँ कहाँ ज़िले में है, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, रांची और बिहार के गया ज़िले में विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार। नदियाँ इससे कौन कौन सी रिलेटेड हैं, तो महानदी है, सोन है, स्वर्ण रेखा है, दामोदर नदी इस जो पठार की वो प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद सोन नदी इस पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और राजमहल की पठार जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं इसी पठार के साथ सीमा बनाती हैं। दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार है। तो जो दामोदर नदी है उसके उत्तर में क्या है, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार, और दक्षिण में इसके रांची का पठार विस्तृत है। अगर इसकी मतलब आर्थिक महत्व की बात की जाए तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे खनिज क्या क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बॉक्साइट है, अभ्रक है, चिकनी मिट्टी है, टंगस्टन है, चूना पत्थर, फेल्सपार और इमारती पत्थर, तांबा, ये सारी चीज़ें काफ़ी मिलती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आर्थिक दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार। इसके बाद जो है यहाँ पे मेघालय का पठार, जिसको कि हम शिलांग का पठार भी कहते हैं। तो ये शिलांग के पठार के भी नाम से जाना जाता है। और इसी में गारो खासी जयंतिया, जिसके बारे में हम पहले खैर देख चुके हैं। तो गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं, ये तीनों यहाँ पे हैं। और यह पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व दिशा में मिकिर पहाड़ियों के नाम से फैली हुई हैं। इस पठार का जो उत्तरी ढाल है वो खड़ा है और जहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, वो बहती है, धीमे ढाल से बहती है। मेघालय पठार भारत के मुख्य पठार में निम्न कांप के मैदान द्वारा अलग किया गया है। इसे क्या कहते हैं, इसे गारो राजमहल खड्ड या गारो राजमहल ट्रैप कहते हैं। और ये मेघालय का जो पठार है इसी प्रायद्वीपीय भाग का एक अंग है, ये भी आप याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि जैसी जो सॉइल है यहाँ पाई जाती है वैसी ही सॉइल यहाँ भी पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड का पठार। तो बघेलखंड का पठार जो है विंध्यन श्रेणी यानी कैमूर और भारनेर पहाड़ियों के पूर्व बघेलखंड का पठार पूरा स्थित है, और इसके उत्तर में सोनपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित हैं। बघेलखंड का मध्य भाग अवस्थित ऊंचा भाग है। ऊंचा भाग मतलब जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तृत है। यहाँ पे बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, ये सारे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दक्कन का पठार है, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो दक्कन का पठार त्रिभुजाकार रूप में फैला हुआ है। उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा व विंध्याचल यहाँ पे, और उत्तर में महादेव व मैकालू, और पूर्व में इसके पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट इसकी सीमा बनाते हैं। यह पठार मुख्यतः किससे बना है? लावा से बना है। और इस पठार पर कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बहती है, यानी इस टाइप में बहती है। ठीक है, इसके बाद बगल में ही आप देख रहे हैं यहाँ पे तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना का पठार गोदावरी के द्वारा यह पठार दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। उत्तरी भाग जो पहाड़ी है वो वनाच्छादित है, जबकि दक्षिणी भाग पर क्या है? उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पर वर्धा नदी बहती है तेलंगाना के पठार पर। ठीक है, और यहीं पे बगल में है दंडकारण्य का पठार। तो जो दंडकारण्य का पठार है ये छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के भागों में फैला हुआ है, और ये जो पठार है ये आर्कियन युग की पुरानी आग्नेय चट्टानों से मतलब चट्टानों वाला है। और इंद्रावती नदी इस पठार का अपवाह करती है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। और अगर यहाँ पे खनिज के रूप में देखें तो यहाँ से लोहा, कोयला, मैग्नीज, स्लेट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दंडकारण्य पहाड़ यहाँ पे है, ये बना नहीं है। इसको आप मतलब इसको अपने मैप में आप खैर से बना लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सटा हुआ दंडकारण्य पठार है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है कर्नाटक का पठार। तो जो कर्नाटक का पठार है ये दक्कन लावा क्षेत्र के दक्षिण में अवस्थित है। यहाँ पे ये दक्कन लावा क्षेत्र है, इसके दक्षिण में अवस्थित है। और कर्नाटक के पठार पर मालद पश्चिमी घाट के निकट लगभग 64 किलोमीटर चौड़ी पहाड़ियाँ, और ये पूरी पठारी भाग से अलग करती हैं। रायचूर का मैदान पूर्वी भाग में अवस्थित है, और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि लौह अयस्क के काफ़ी प्रसिद्ध है, इसी पठार पर है, कर्नाटक के पठार पर है। कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जो कि लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ये कुछ प्रमुख पठार थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे आपको मैप में दिखाया कि कौन से पठार की अवस्थिति कहाँ पे है। देखिए, पठारों के बारे में कई बार वो जो एक क्रम से पूछा जाता है कि पूरब से पश्चिम इनको एक ऑर्डर में अरेंज करिए और उत्तर से दक्षिण इनको एक और ऑर्डर में अरेंज करिए। तो ये इस तरह से एक बेसिक सा प्रश्न हो चुका है, लगभग हर चीज़ों में लगभग पूछ ही लिया जाता है। तो ये मैप से आप इन सारी चीज़ों को क्लियर रखिएगा कि कौन सा पठार कहाँ पे है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि कौन से पठार से रिलेटेड नदी कौन सी है, और वहाँ पे खनिज जो मूलतः पाए जाते हैं वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप इस पठार के उसमें तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, आपको कुछ इसमें से और पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पठारों से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उनको देख लेते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो देखिए, नोट नहीं हो पाया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है, किस में हुआ है? तो वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। यहाँ पे ये क्रिटेशियस युग में। देखिए, इससे आप पहले, मैं तो कहूँगा कि हमारा एक सेशन है जिसमें भूगर्भिक समय सारणी के बारे में सारी चीज़ें डिटेल करके रखी गई, तो आपको ये समझ में आएगा क्रिटेशियस काल में क्या होता है, जुरासिक क्या होता है, ट्रियासिक क्या होता है। वो सारी चीज़ें आप अगर देखेंगे उसमें तो आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आएगी। तो ये जो लावा निर्माण हुआ ये क्रिटेशियस युग में हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर एक प्रश्न पूछा गया था कि मेघालय का पठार या जो शिलांग का पठार है ये किसका भाग है? तो ये जाहिर सी बात है प्रायद्वीपीय खंड का ही एक भाग है, जो कि यहाँ से एक क्रैक के द्वारा या एक गैप के द्वारा अलग हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इसमें पठारों से पूछा गया था कि भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो वो सेनेजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार जो है सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है, तो इसका कारण क्या है? तो वो खनन उद्योग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस वजह से धनबाद काफ़ी घना बसा हुआ है। और पूछा गया था कि छोटा नागपुर का पठार कैसा है, तो वो एक अग्र गंभीर पठार का उदाहरण है। ठीक है, और बाकी एक प्रश्न और भी पूछा गया था कि मैप में आपको ये मैप दिया गया था छोटा सा, और उसको अरेंज करना था कि छत्तीसगढ़ का मैदान कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, ये सारी चीज़ें इस तरह से। और नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था जो दंडकारण्य पठार है यहाँ पे, तो ये कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो ये मूलतः छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में
अवस्थित है। और इसी से एक दंडकारण्य पठार से ही पूछा गया था कि दंडकारण्य जो है वो भारत के किस भाग में अवस्थित है, तो वो जाहिर सी बात है ये मध्यवर्ती भाग है, तो मध्यवर्ती भाग में अवस्थित है। तो इस तरह से कुछ बेसिक प्रश्न जो हैं भारत के पठार से प्रमुखतः पूछे गए हैं, जिनका यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन किया। ठीक है, तो इसको आप इस लेवल पर तैयार करेंगे तो आपके जितने भी प्रश्न आएंगे वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इस सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। छोटा सेशन था, कोई बहुत ज़्यादा वो बड़ा नहीं था। तो इसके बाद खैर आपसे मिलते हैं इंडियन जियोग्राफी की नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक भी करिएगा, दूसरों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू।